हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई की क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि जिनको हम हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण। तो ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड और बेस के बारे में होने वाला है। ठीक है, सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले भी हमने आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि है एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि किसके बारे में पढ़ना है, अम्ल और क्षारक के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, अम्ल और क्षार के बारे में जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इनके बारे में डिफरेंस जान लेते हैं कि एसिड और बेस के बारे में डिफरेंस क्या होता है। ये आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस के डिफरेंस के बारे में। वही डिफरेंस हम दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। जैसे कि जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, यानी कि उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और जबकि जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं कौन, एसिड, और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे, यानी कि क्षारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, आगे है चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको कैसा कर देते हैं, वो रेड कर देते हैं, कौन, एसिड। जब हम एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो कैसा कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, जो नीला लिटमस पत्र होता है जब हम उसको अम्ल में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लाल कलर का वो जो है हो जाता है। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगर अम्ल के अंदर लाल लिटमस पत्र को डाले तो क्या होगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन अगर हम नीले लिटमस पेपर को डालेंगे, नीले लिटमस पत्र को डालेंगे तो क्या होगा, अम्ल जो है उसको लाल कर देंगे। ठीक है, तो वो जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर देते हैं, और बेस इसका उल्टा कर देते हैं। बेस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू कर देते हैं, यानी कि जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देते हैं। मतलब जब हम किसी बेस में, किसी क्षारक के अंदर जब हम क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस को डालते हैं, क्या सॉरी रेड लिटमस को डालते हैं, किसको डालते हैं, रेड लिटमस को, यानी कि लाल लिटमस पत्र को जब हम डालते हैं तो वो कैसा कर देते हैं, उसको नीला कर देते हैं, यानी कि ब्लू कलर का उसको कर देते हैं। अगर बेस के अंदर ब्लू कलर का जो है लिटमस पेपर डाला जाए, लिटमस पत्र डाला जाए तो उसके कलर में कोई चेंज होगा नहीं, वो ब्लू का ब्लू रहेगा। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं तो वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो बेस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, वो क्या देते हैं, वो OH- आयन देते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है, OH- आयन वो जो है देते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन जो है वो देते हैं। ठीक है, आगे जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ये पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जो एसिड होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, वो 7 से कम होता है। ठीक है, और जो बेस होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये अम्ल के एग्जाम्पल हैं और ये क्षारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड, ये क्या है, ये एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक, वैसे ही NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, CaOH ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, ये एक क्षारक है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्षारक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, क्षारक के उदाहरण है, ये अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इसके डिफरेंस पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दे रखे हैं कुछ नेचुरल एसिड्स जो हमारे कुछ नेचुरल चीजों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑरेंज होता है यानी कि संतरा, और जो लेमन होता है, नींबू, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो जो ऑरेंज होता है और जो लेमन होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल इनके अंदर होता है। ठीक है, जो विनेगर होता है सिरका, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल उसके अंदर होता है। ठीक है, टमाटो, जो टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर पाया जाता है। जो टमारिंड होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है,
टारटारिक एसिड पाया जाता है, यानी कि जो आपकी इमली होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, टारटारिक एसिड पाया जाता है। जो कर्ड होती है, दही होती है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो आंट और नेटल स्टिंग है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड, यानी कि मिथेनोइक अम्ल जो है इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 नेचुरल चीजें लिखी हुई हैं, उनके अंदर जो जो एसिड पाए जाते हैं वो एसिड के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है लिटमस इज एन इंडिकेटर। लिटमस क्या है, अभी हमने देखा था कि जो एसिड होते हैं, जब एसिड के अंदर हम ब्लू लिटमस को डालते हैं तो वो रेड कर देते हैं, और बेस के अंदर जब हम रेड लिटमस को डालते हैं तो उनको ब्लू कर देते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होते हैं, तो लिटमस एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर है। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, इससे हम पता लगा लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं हम सॉल्यूशंस को कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, हमें सूचना दे देता है कि वो क्या है। जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, उस जो प्राकृतिक सूचक होते हैं इनसे हमें पता चल जाता है। ठीक है जी, तो देखिए जैसे कि इंडिकेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, ये इंडिकेटर हैं। इनसे हम एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एसिड और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस, इधर लिखा हुआ है अम्ल और इधर लिखा हुआ है क्षार। ठीक है, देखिए जो ब्लू लिटमस होता है, जब हम ब्लू लिटमस को किसके अंदर डालते हैं, एसिड के अंदर डालते हैं, तो वो उसको कैसा कर देता है, रेड कलर का कर देता है। जबकि हम रेड लिटमस को अगर एसिड के अंदर डालते तो कैसा कर देता है, उसको रेड का रेड ही रहने देता है, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे है टर्मरिक। जब हम टर्मरिक को एसिड के अंदर डालते तो कैसा हो जाता है, उसके कलर में भी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला जाता है तो क्या कर देता है, वो ब्लू, वो कैसा कर देता है, उसको रेड कलर का जो है उसको कर देता है। ठीक है, ठीक। फिर जब हम फिनोफ्थेलिन को एसिड के अंदर डालते हैं तो उसको कैसा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, उसका जैसा कलर रहता है वैसा ही उसका जो कलर रहता है। ठीक है, तो जब हम ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के अंदर डालते हैं तब जो है रेड कलर का वो जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रेड लिटमस को डालें, टर्मरिक को डालें और फिनोफ्थेलिन को डालें एसिड के अंदर तो क्या होता है, उनके कलर में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए अब आगे देख लेते हैं बेस के अंदर क्या होगा। अगर हम इन इंडिकेटर को, इन सूचकों को बेस के अंदर यानी कि क्षारकों के अंदर डालें तो क्या होगा, अगर हम ब्लू लिटमस को बेस के अंदर डालते तो नो चेंज, यानी कि बेस का कलर चेंज नहीं, सॉरी जो लिटमस है उसका कलर चेंज नहीं होता, वो नीला का नीला ही रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है। लेकिन जब रेड लिटमस को बेस के अंदर डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब हम टर्मरिक को किसके अंदर डालेंगे, बेस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक, वैसे ही जब हम मिथाइल ऑरेंज को बेस के अंदर डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को बेस में मिलाने पर कैसा हो जाता है, वो येलो हो जाता है, और फिनोफ्थेलिन को बेस में डालने पर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, ऐसे इंडिकेटर हैं जब हम इनको किसी एसिड या बेस के पास में लाते हैं तो इनकी जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इनको हम कहते हैं, यानी कि गंधीय संसूचक कहते हैं। इनकी गंध जो है वो बदल जाती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, जो गंध होती है वो बदल जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक या फिर गंधीय संसूचक इनको जो है कहा जाता है। ठीक है, देखें यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, देयर आर सम सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, जिनकी जो ऑर्डर होती है, उनकी जो ऑर्डर होती है यानी कि स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है, किसके अंदर, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर जब हम इनको डालते हैं। ठीक है, तो इनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है। ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर उनको हम कहते हैं, यानी कि गंधीय संसूचक उनको हम कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम गंधीय संसूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय संसूचक कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ टर्म लिखे हुए हैं जैसे कि डाइल्यूट एसिड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तनु अम्ल, और अगला है कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांद्र अम्ल। ठीक है, ये आपको पेपर में पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपको चैप्टर समझने में इसकी जो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है कंटेन्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिड की मात्रा थोड़ी सी है लेकिन वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, या फिर उस एसिड को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एसिड कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है, कंटेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड की मात्रा कम है और जो वाटर है उसकी मात्रा ज्यादा है, उसकी अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो वो कैसा एसिड होगा, वो एक डाइल्यूट एसिड होगा, यानी कि वो कैसा होगा, तनु अम्ल होगा, जिसमें अम्ल की मात्रा कम
और जल की मात्रा ज़्यादा होती है, हम उस अम्ल को क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाता है कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जब एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो, अम्ल ज़्यादा हो और जो पानी है, जो जल है वो कम हो, तो उस अम्ल को, उस एसिड को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल उसको हम जो है कहते हैं, ठीक है। देखिए, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा और जल की मात्रा कम होती है, क्या है कि अम्ल की तो मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सांद्र अम्ल। क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे सांद्र अम्ल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे रिएक्शन वाला पार्ट, ये क्या था, ये तो हमने डिफरेंस पढ़े थे, ठीक है। अगर किस इंडिकेटर को बेस के अंदर डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। अब जो है रिएक्शन वाला पार्ट शुरू हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब ऐसे एसिड की मेटल के साथ में यानी कि अम्ल की धातु के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब हम अम्ल की धातु के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन जब करवाई जाती है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब अम्ल को धातु में मिलाया जाता है या अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है, लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्शन दी हुई है, जो HCl है, ये एक अम्ल है, एक एसिड है, ठीक है। इसके अंदर हम अगर जिंक को डाल दें, जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है, ठीक है। आपको यहीं से नाम याद करते हुए चलने, अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है, ठीक है, तो आपको यहीं से जो है नाम याद करते हुए चलने, अपने नोट्स में अलग से एक पहचान बना लेनी है, ठीक है। M कुछ करके लिख लीजिए, उसके नीचे एरो बना करके आप लिख लीजिए कि जो Zn है इसको मेटल कहते हैं, ये एक मेटल होता है, ठीक है। जिंक इसका नाम है, ये एक मेटल होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप अपने नोट्स में थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने के लिए HCl क्या है, एक एसिड है और साथ में उसके अंदर हमने क्या मिलाया है, जिंक मिलाया है। जिंक क्या है, मेटल है। तो हमने मेटल को एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई तो साथ में क्या बना है, जिंक क्लोराइड बना, यानी कि एक सॉल्ट बन गया। जिंक क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो गई है, ठीक है। वैसे ही H2SO4 ये भी क्या है, ये भी एक एसिड है, क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है। और आगे हैं, जब हम इसके अंदर जिंक डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, जिंक, यानी कि H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब हम जिंक डाल देते हैं तब क्या बन जाता है, जब बन जाता है हमारे पास में जिंक सल्फेट और साथ में क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब ये तो जिंक सल्फेट है, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये एक लवण है, ठीक है। तो देखिए यही तो हम देख रहे थे, जब हम अम्ल को धातु के साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट यानी कि लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसके दो एग्जाम्पल हमने अभी देख लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते, आगे है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अभी एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन देखी थी, अब बेस की मेटल के साथ में रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या होता है, बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो जब बेस मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो भी क्या बनाता है, वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जब क्षारक धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, वो भी लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बेस है, बेस यानी कि क्षारक के अंदर हमने क्या मिला दिया, मेटल यानी कि धातु हमने उसके अंदर मिला दिया तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, यानी कि लवण और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। 2NaOH, जो NaOH है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर हमने मेटल मिला दिया, जिंक, जिंक एक मेटल होता है, अभी बताया था। तो बेस के अंदर हमने क्या मिला दिया, मेटल मिला दिया। जो क्षारक था उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, धातु मिला दिया। तो क्या बन गया, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। इसको लिख लेना, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट, ठीक है। किसको बोलते हैं, Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट बोलते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब जो सोडियम जिंकेट है ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये एक लवण है, ठीक है। तो देखिए हमने जब बेस के अंदर मेटल को मिलाया तो क्या बना, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। आगे लिखा हुआ सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, यानी कि जो मेटल होते हैं वो सभी बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट। क्या है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। मेटल तो आपको पता चल गया, ठीक है, मेटल तो आपको पता चल गया। तो आप देख लीजिए आप क्या कि ये हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है और कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है। तो जो कार्बोनेट होता है
जो कार्बोनेट होता है उसको हम दिखाते हैं CO3 से, ठीक है। और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हम किससे दिखाते हैं, HCO3 से हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को दिखाते हैं। कार्बोनेट CO3 था, उसके साथ उसके पहले हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या बन गया, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ठीक है। अब अगर इसी कार्बोनेट पर कोई मेटल लग जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर जिंक ही ले लेता हूँ, अगर यहाँ पर जिंक लग गया और उसके आगे मैं क्या लिख दूँ, CO3 लिख दूँ, तो क्या हो गया, ये जिंक तो मेटल है और आगे क्या है, कार्बोनेट, तो ये क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। वैसे ही अगर कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके पहले अगर मैं कोई मेटल का नाम लिख दूं जैसे कि जिंक, तो ये क्या बन गया, ZnHCO3, यानी कि ये क्या बन गया, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। तो इन मेटल का, ये मेटल कार्बोनेट है ना, जिंक एक मेटल है और CO3 कार्बोनेट है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, मेटल कार्बोनेट। HCO3 क्या है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट, और Zn क्या है, एक धातु है, तो ये क्या बन गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड की इन धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देखनी है, ठीक है। चलिए देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने बताया था। मेटल कार्बोनेट यानी कि वही मेटल के साथ में CO3 लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट। और आगे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि मेटल है उसके साथ में HCO3 लगा हुआ है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। ये तीन चीजें, तीन प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, कब, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है तब, ठीक है। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेटल कार्बोनेट या फिर स्लैश है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब हम एसिड को मिलाते हैं, या तो हमने मेटल कार्बोनेट के अंदर एसिड को मिलाया या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर जब हमने एसिड को मिलाया तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। H2O वाटर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जब हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na क्या है, Na भी मेटल है, इसका नाम सोडियम है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। अब इसके आगे CO3 लग गया तो ये क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, HCl क्या होता है, एक एसिड है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट के अंदर हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। धातु कार्बोनेट के अंदर हमने अम्ल डाल दिया, इनकी रिएक्शन करवा दी तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड और वाटर और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। तो NaCl क्या है, NaCl एक सॉल्ट है। जब हमने मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या बना, सॉल्ट बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, लवण जो कि है NaCl और साथ में जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। वैसे ही जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, धातु हाइड्रोजन, यहाँ पर CO3 था, यहाँ HCO3 है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। उससे पहले मेटल लिखा हुआ है तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम उसमें अम्ल को मिलाते हैं, जब उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है, तब भी सॉल्ट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। NaCl का सॉल्ट यानी कि लवण और साथ में क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, और बेस की मेटल के साथ में रिएक्शन पढ़ी है, और हमने क्या पढ़ा है, एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन पड़ी है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, जब किसी मेटल के साथ में CO3 लगा हुआ रहता है तो वो मेटल कार्बोनेट होता है, और जब किसी मेटल के साथ में HCO3 लगा हुआ रहता है तब वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। अभी हमने इनकी रिएक्शन पढ़ी है, ठीक। फिर आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अभी हमने एसिड की अलग अलग चीजों के साथ में रिएक्शन देखी, बेस की अलग अलग चीजों के साथ में रिएक्शन देखी है। अब हम देखते हैं एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ठीक है जी। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। देखिए जब हम बेस में एसिड को मिलाते हैं यानी कि क्षारक में क्या मिला देते हैं, अम्ल को मिला देते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट यानी कि लवण बनता है और वाटर जल बनता है, ठीक है। जैसे कि NaOH ये क्या है, या अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये एक बेस होता है, क्षारक है, ठीक है। HCl क्या है, HCl एक एसिड है, अम्ल है।
तो जब बेस को अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद कर लेनी है। ठीक है, लिख लिख कर देखनी है, 6-7 बार आपको अपने आप याद ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कभी एमसीक्यू में आ जाता है या फिर इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तब उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तब उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। अभी हमने देखा मेटल कार्बोनेट, हमने देखा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जब मेटल के साथ में क्या लगा हुआ रहे, ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा तब हम उसको कह देंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो यही है कि रिएक्शन है किसकी, बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा, तो देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड किस तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया, जब किसी धातु पर ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे धातु ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और साथ में जल बनाता है। ठीक है, देखिए जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड में डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, HCl, HCl क्या है, एक अम्ल है, और CuO ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, जिसके अंदर Cu एक मेटल है, उसके साथ में ऑक्सीजन लग गया तो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड हो गया। Cu क्या होता है, कॉपर, कॉपर क्या एक धातु, उसके साथ में ऑक्सीजन लग गया तो ये क्या हो गया, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो जब अम्ल में धातु ऑक्साइड की, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, CuCl2 बनता है। CuCl2 क्या है, सॉल्ट है, क्या है, एक लवण है। ठीक है, और साथ में वाटर यानी कि जल निकल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या है यहाँ पर, CuCl2। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, ड्यू टू कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। अभी तो कॉपर क्लोराइड है, इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का जो है हो जाता है। ठीक है जी, कॉपर क्लोराइड के कारण जो विलयन का रंग होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन जो बनके हमारे पास में आया है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो बनके आया उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला यानी कि ब्लू कलर का वो जो है हो जाता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछ ली जाती है MCQ में, ये UT में भी देखा गया था 1-2 बार बच्चों के। ठीक है, इसी टर्म के UT में। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, तो जो मेटल ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, बेसिक ऑक्साइड होती है, उनको हम बेस भी एक तरीके से जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये बस याद रखनी है बात। आगे है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अभी हमने क्या देखा था, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ में रिएक्शन देखी थी, अब हम देखेंगे बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, जब किसी नॉन मेटल के साथ में क्या लगा हुआ रहे, ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, उसको हम कहेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब उनके साथ में ऑक्सीजन लगा रहेगा तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब उन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ में क्या रिएक्शन रहेगी वो हमें पढ़ना है। ठीक है, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो सभी में कॉमन मिल रहा है आपको, तो आप ये तो याद हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, जब अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लवण और जल। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो जब अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं क्षारक के साथ में तब क्या बनाते हैं, वो लवण बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, गैस तो है लेकिन साथ में क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड ये है।
उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, बेस मिला दिया CaOH2। याद करिए सबसे शुरू में जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे पहली स्लाइड के अंदर, उसके अंदर हमने लास्ट में एग्जांपल देखा था CaOH2, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका एग्जांपल है, बेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हमने बेस को, क्षारक को किसके अंदर मिला दिया, किसके साथ में रिएक्शन करवा दी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा दी। तो जब हमने क्षारक की नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में, बेस की नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवा दी, रिएक्शन करवा दी, तो क्या बना CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बना वाटर, ठीक है। ये CaCO3 क्या है, ये एक सॉल्ट है, क्या है, एक सॉल्ट बना है, पर लवण बना है, ठीक है। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं नेचर के अंदर, क्या कहते हैं, एसिडिक। मतलब कि जो मेटालिक ऑक्साइड थी उनको बेसिक कहा जा रहा था, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उनको हम क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे, यानी कि अम्लीय कहेंगे, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। तो जब क्षारक अब अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और साथ में वाटर जो है बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एसिड्स और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब एसिड को अगर वाटर सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर डाला जाए तो क्या बनेगा, क्या रिएक्शन करेंगे वो, ठीक है। वैसे जब बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तब क्या जो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमने सबसे शुरू में देख लिया था, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, और जब बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है, तो वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, ठीक है। देखिए एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन, जलीय विलयन में अम्ल, जब पानी के अंदर हम, वाटर के अंदर हम किसको डाल रहे हैं, एसिड को डाल रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस, एसिड्स produce H+ ions in the presence of water, but these H+ ions cannot exist alone, they exist as H3O+ आयन। जब हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये H+ आयन अकेले नहीं रह सकते, ठीक है जी, एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकेले, तो ये क्या करते हैं, जो H2O के मॉलिक्यूल हैं पानी के अंदर उनके साथ में कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और साथ में क्या बना देते हैं, H3O+ आयन बना देते हैं। इनको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इनको, इनका नाम लिख लीजिएगा, हाइड्रोनियम आयन। हिंदी में भी इनको हाइड्रोनियम आयन ही जो है कहते हैं, ठीक है। तब क्या बताया अभी मैंने, जब एसिड को वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और ये H+ आयन अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए ये क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाते हैं, और साथ में क्या बना देते हैं, H3O+ आयन बना देते हैं, उनका नाम पड़ जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+ आयन को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल आयन देते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, हम लिख लीजिएगा, अम्ल H+ आयन देते हैं। ये आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये तो H+ आयन है, ये अकेले नहीं रह सकते, ठीक है जी। ये आयन H3O+ के रूप में, H3O यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके बीच में, तो ये आयन H3O+ के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो H में जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन जो जलीय विलयन में देते हैं। अब ये जो H+ आयन है अकेले तो रह नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं, H3O+ के रूप में जो है रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एसिड को, अम्ल को वाटर में डाला जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे है बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन में क्षारक, ठीक है। तो जब हम बेस को पानी के अंदर डालते हैं तब क्या करते हैं, तो जब बेस को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो OH- आयन देते हैं, ठीक है जी। बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। जलीय विलयन में क्षारक OH- आयन देते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको पानी में डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाता है तो क्या करता है, वो Na+ में टूट जाता है और साथ में OH- आयन दे देता है, ठीक है। वैसे जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाएगा तो क्या करेगा, वो K+ अलग और OH- आयन अलग, ठीक। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला जाएगा तो क्या होगा, Mg+ अलग और 2 OH- आयन अलग। आप देखेंगे इन्होंने सबने क्या दिया है, OH- आयन दिया है, किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। तो जब बेस को वाटर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तब क्या होता है, वो OH- आयन देते हैं, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ एल्किली क्या होता है, एल्किली यानी कि जिसको हम क्षार कहते हैं। अभी तो बेस जो पढ़ रहा था वो क्षार नहीं था, वो क्षारक था। अब क्या है, क्षार किसे कहते हैं, ऐसे बेस होते हैं एल्किली
ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, ठीक है जी। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, एक ऐसा बेस जो पानी के अंदर घुल जाए उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम एल्कली कहते हैं, यानी कि क्षार कहते हैं। क्षार क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो ऐसा क्षारक जो पानी में घुल जाए उसको हम क्या कहते हैं, क्षार जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। आगे है पीएच स्केल। तो अभी यहाँ पर हमारा रिएक्शन वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज की हम वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम जो है अपना पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अभी जो आपने पढ़ा इस वीडियो के अंदर जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी है वो सारी की सारी आप एक पेज पर लिखेंगे और उसको कम से कम 6 से 7 बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन वाला पार्ट है तो ये एक बार में याद नहीं होता, और अगर याद भी हो जाए तो जल्दी से भूल भी जाते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो कम से कम आपको 6 से 7 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और साथ ही साथ जो वीडियो है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है उसको दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।